कुछ कुछ नॉलेज में इजाफा हो रहा है क्या आपको? चलो, अब इतनी ज्यादा डिटेल तो हम ले नहीं सकते क्योंकि एकेडमिक्स अलग चलती है और प्रैक्टिकल अलग चलता है। ये तो स्टॉक मार्केट है, काफी वास्ट है। ठीक है, अब चलो, अब लास्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो कौन सा था? लास्ट टॉपिक में हम पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू, जिसका क्या इंपॉर्टेंस है वो अभी अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा। कुछ प्रैक्टिस भी की थी ना हमने इसकी, टाइम वैल्यू की। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, हाँ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग चल रहा था आपका लास्ट। सबको आगे क्या कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करना? साक्षी पूछ रही सर, कंपनी का फ्यूचर हो इज नॉट नेसेसरी। हाँ जी, सब कंपनी का फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर लिमिटेड कुछ कंपनीज का है जो एनएससी ने चला रखा है, और वो सारा का सारा आपको मैंने बता दिया क्यों चला रखा है। ठीक है, तो हर कंपनी का नहीं मिलेगा आपको। जितनी भी बढ़िया बढ़िया कंपनी है केवल उन्हीं का मिलेगा। बोलो, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में किसी को कोई दिक्कत है क्या, और किसी को जानना हो? एक लास्ट एग्जांपल में ले लेता हूं, इसके बाद इसमें किसी को दिक्कत आएगी तो मुझे पता लग जाएगा। अब इसको मैं दोनों ही तरीके से करके दिखा रहा हूं आपको। देखो, ये मान लेते हैं आज है, टुडे। टुडे मतलब 0। ये मैं मान लेता हूं 3 मंथ्स लेटर। यहां जो वैल्यू होगी इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू। यहां जो वैल्यू होगी इसको बोला जाता है फ्यूचर वैल्यू। तो फॉर्मूला एक ही है। देखो, फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू ERT, अगर मैं कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग की बात कर रहा हूं। और स्टॉक मार्केट में जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे वो सारी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के ऊपर बेस्ड होगी। क्या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू का? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई ERT। तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू को आगे ले जाना हो तो ERT से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू को पीछे लाना हो तो ERT से डिवाइड कर दो। चलो, एक डेटा में यहाँ पे लिख रहा हूं। मान लेते हैं रेट है 12% पर एनम और टाइम है 3 मंथ्स। तो सबसे पहले तो आप ERT की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितनी आएगी। 4 डेसिमल प्लेसेस तक बता दो। 4 डेसिमल प्लेसेस तक ERT की वैल्यू कितनी आएगी? 1.03। आगे भी कुछ आएगी फिर इसके? वन 1.03045, 046 कर देता हूं। ठीक है, यहां तक तो सबको आ गया समझ में? कैसे आया? ERT को कैसे सोल्व किया था आपने कल? E का मतलब 2.71828, इसकी पावर R मतलब 0.12 इंटू 3/12। इसको सोल्व करोगे आप 12 बार अंडर रूट वाले फॉर्मूले से तो कितना आएगा? और है ना, कोई भी ऐसी चीटिंग मत करना कि ठीक है दूसरे बच्चे निकाल रहे हैं मैं उसी से देख लूंगा। जितनी बार केएलसी पे खुद सोल्व करोगे उतनी ही प्रैक्टिस बनेगी आपकी। इसमें एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे यहाँ तक? अब मैं आपको बोल रहा हूं, ये 0 है, ये 3 मंथ्स है। अगर यहाँ पे 100 रुपए की वैल्यू है तो बताओ 3 महीने बाद कितनी होगी? क्या करेंगे?
100 को 1.03046 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल 103.046, परफेक्ट। अगर मैं आपको बोलता हूं 3 महीने बाद 110 रुपए की वैल्यू है, तो आज कितनी होगी? अब क्या करूंगा? अब क्या करेंगे? वन 106.748। इन दो चीजों को समझने में किसी को दिक्कत है क्या? अभी बताओ पहले। मतलब टाइम वैल्यू का मतलब जरूरी नहीं है कि आगे ही जाना होता है। आज से आगे जाना है तो फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, फ्यूचर से प्रेजेंट पे आना है तो फैक्टर से डिवाइड करो। छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है? ओके, चलो अब आते हैं हम कंसेप्ट पे। ये तो था कि आपको टाइम वैल्यू पता होना चाहिए इस चैप्टर से पहले, अदरवाइज सोल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले इसके बेसिस पे क्वेश्चन दे रखा है आपको, वो सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे हमारे। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1। Deep is planning to invest 25 lakh in bank deposit for 1 year। तो एक पर्सन है दीप, उसके पास 25 लाख रुपए पड़े हैं और वो बैंक में उनको डिपॉजिट करना चाहता है 1 साल के लिए। ऑल द बैंक ऑफर एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। वो अलग अलग बैंकों के पास गया और सभी बैंकों ने उसको 12% की रेट ऑफर की है 12 मंथ के डिपॉजिट के लिए। डीप हैज इंक्वायर्ड डिपॉजिट एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ 4 बैंक्स। 4 बैंकों से उसने इंफॉर्मेशन ली है। बैंक एम इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे देगी, बैंक एन क्वार्टरली बेसिस पे देगी, बैंक ओ मंथली बेसिस पे देगा, बैंक पी वीकली बेसिस पे देगा। इफ डीप केयर्स फॉर एवरी एक्स्ट्रा रुपी, मतलब ये एक एक रुपए के पीछे भागता है। अगर कोई बैंक एक भी रुपए ज्यादा दे रही होगी तो ये उस बैंक के पास अपना 25 लाख रुपए डिपॉजिट करेगा। तो विच बैंक विल बी प्रिफर्ड? चलो, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। कर सकते हो क्या आप लोग ये? चलो, बिना सोल्व किए आप मुझे पहले बताओ इसमें कौन सी बैंक को प्रिफर किया जाएगा बिना सोल्व किए? कौन बता सकता है बिना सोल्व किए? बैंक पी। तो ये आपको सबको पता होगा कि जितनी शॉर्ट टर्म की कंपाउंडिंग होती है उतनी ही फ्यूचर वैल्यू ज्यादा आती है। तो बेस्ट कंपाउंडिंग कौन सी होती है? कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इज द बेस्ट, उससे में सबसे ज्यादा फ्यूचर वैल्यू आएगी आपकी। तो इन चारों से आप कैलकुलेट कर दोगे, कल मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या होगा? 25 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाई 1+0.12, हाफ ये लेना तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे और पावर 2 लगा देंगे। इस तरीके से आप चारों चारों को सोल्व कर दोगे। क्वार्टरली है तो क्या करेंगे? 25 लाख ब्रैकेट में 1+0.12 की डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे पावर 4। करो फटाफट, चारों वैल्यू निकालो, चारों वैल्यू निकालो फटाफट। जिसको नहीं आता, कोई दिक्कत हो तुरंत बता देना, वेट मत करना। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तुरंत मेंशन करना। पहले का आएगा 28,09,000 रुपए, ठीक है। बैंक एम जो देगी वो होगा 28,09,000। बैंक एन कितना देगी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है, बस ये केवल आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप, फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए दिया है इन्होंने भी कि टाइम वैल्यू के बारे में आपको पता है। सेकंड का आएगा 28,13,772 रुपए। ओ कितना देगा? ओ 26,52,250। गलत है ये आंसर।
ज्यादा आएगा ना आंसर। $28,17,000। ठीक है, बैंक पी का भी बताओ। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, जिसको नहीं आता हो वो बता देना। वीकली क्रेडिट वीकली कंपाउंडिंग कैसे होगी? 52 से डिवाइड कर देना रेट को और पावर में 52 लगा देना। एक बार ईआरटी वाला। ठीक है, बोलो जी, पी का निकालो। पी, बैंक पी कितना देगी आपको? $28,18,340। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर तो आप ये लिख दोगे, इफ डीप केयर्स फॉर एवरी एक्स्ट्रा रुपी देन बैंक पी शुड बी प्रीफर्ड। ठीक है, क्योंकि बैंक पी है वो आपको सबसे ज्यादा पैसे दे रही है। 28,17,063 आ रहा है। ठीक है जी, 63 और लगा दो इसके आगे, यहाँ पे 63 और लगा देते हैं। वाई टू वरी। अब ओके, मेरा नहीं आ रहा थर्ड। लो जी, थर्ड का मैं वैल्यू लिख देता हूं, कैसे निकालना है। मंथली है ना, मंथली में क्या करोगे आप? 25 लाख 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाई 12 की पावर 12। ये लो, इस तरीके से सोल्व करो, कितना आता है? मैं कर देता हूँ, 0.12 डिवाइड बाई 12 प्लस 1 इंटू 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इंटू 25 लाख। 28,17,063। ओके, 28,17,056 आ रहा है ना जी ना, 63 ही आएगा। हाँ, पावर कैसे सोल्व कर रहे हो? 12 बार अंडर रूट वाले से कर रहे हो क्या हर्ष? पावर, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता है, कोई इश्यू नहीं है, 56 भी ओके। पर जब पावर इतनी हो ना, 10 12 15 तक पावर हो, तो फिर 12 बार अंडर रूट से नहीं करके डायरेक्ट किया करो। 12 बार अंडर रूट से थोड़ा सा अप्रोक्स आंसर आता है हमेशा। डायरेक्ट कैसे करते हैं? देखो, डायरेक्ट कैसे करना है, इस दर वाले पोर्शन का बता रहा हूं मैं आपको। इस वाले पोर्शन को डायरेक्ट कैसे करते हैं? इसको अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1.01 की पावर 12, है ना। तो कैलसी पे क्या करना है आपको? पहले लिखो 1.01, फिर इंटू इक्वल टू दबाओ। इंटू इक्वल टू दबाने का मतलब है कि 2 टाइम्स की पावर लग चुकी है। अब इक्वल टू दबाते जाओ, कितनी बार? कि ये आपका 12 टाइम्स हो जाए। इस तरीके से करो, और फिर जो फाइनल वैल्यू आती है उसको 25 लाख से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और बोलो किसी को और कोई सॉल्व करने में दिक्कत आई हो तो। हो गया यहां तक? चलो सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, यहां से स्टार्ट हो रहा है इसका सेकंड क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मिनिमम रेट बैंक एन शुड ऑफर टू अट्रैक्ट डीप्स डिपॉजिट। अब पूछा क्या, देखो, बैंक एन की मिनिमम रेट पूछी है, मतलब कंपाउंडिंग तो वही रहेगी। बैंक एन कौन सी कंपाउंडिंग दे रहा है? क्वार्टरली कंपाउंडिंग।
और रेट क्या दे रहा था वो 12%। दीप ने किसको चूज किया, बैंक पी को, एन को क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कम पैसे दे रहा था। तो मुझे ये बताओ, अगर बैंक एन चाहती है कि वो दीप हमारे यहाँ आ जाए तो क्या करना पड़ेगा इसको, या तो इसको अपनी कंपाउंडिंग चेंज करनी पड़ेगी या फिर इसको रेट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो क्या करूं मैं, इतनी रेट दो कि आपका अमाउंट इसके इक्वल आ जाए। बोलो सही है क्या ये अप्रोच? देखो आंसर कैसे निकालेंगे, बैंक एन लेट द रेट बी एक्स, एक्स मान लेता हूं मैं इसको, ठीक है। तो फिर आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 28,18,340 आई थी क्या, 28,18,340 वैल्यू आनी चाहिए कम से कम, तब जाके दीप यहाँ पे आएगा। इज इक्वल टू 25 लाख 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग देता है ये। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बताओ, करो कैलकुलेट। ये आ रहा है मेरा, तो आप भी चेक करो, 12.17%। कैसे, इक्वेशन तो आ गई क्या आपको, ये इक्वेशन बनानी आ गई क्या आपको? तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती आपको अभी तक? देखो क्या करना है आपको, फर्स्ट ये जो 28,18,340 है इसको डिवाइड कर दो 25 लाख, 25 लाख से डिवाइड कर दो इसको, है ना। ये जो 25 लाख है ये उधर चला जाएगा। फर्स्ट स्टेप तो ये करना है आपको। फिर इसकी जो भी वैल्यू आए, अब देखो पावर इधर 4 है, इधर कितनी वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने से, देखो 28,18,340 डिवाइडेड बाई 25 लैक्स, ये आपकी आएगी 1.127336, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 4 की पावर 4, इस तरीके से आएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 1.127336 पावर जब शिफ्ट होती है एक साइड से दूसरी साइड तो रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। अब पावर अगर 1/4 है तो क्या करना है आपको, 2 बार अंडर रूट दबा दो, है ना। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो 1/4 का मतलब 1/2 इंटू 1/2, 2 बार अंडर रूट दबा दो, आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से -1 कर देना और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और मजे की बात है एग्जाम में आपको ये कुछ शो नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर लिख के आ सकते हो, बस आना भी तो चाहिए ना। लेकिन हर्ष हो गया क्या, हर्ष बाबू, क्या हर्ष बाबू का हो गया, हो गया, गोट इट। चलो आंसर कितना आया, 12.17%। मीनिंग समझ में आ गया इसका। वो ये बोलना चाह रहे हैं बैंक एन अगर 12.17% ऑफर करेगी तो दीप इधर खींचा चला आएगा, ठीक है। एक और है, अभी थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इसमें, दिस इज थर्ड पार्ट। इफ बैंक एम, कौन सी है बैंक एम, बैंक एम है जो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दे रही थी, एग्रीज टू क्रेडिट इंटरेस्ट एट कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, अब तो इधर खींचा चला आएगा क्या बताओ, व्हाट विल रिटर्न फॉर दीप। पहले तो बताओ, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग देना स्टार्ट कर देता है बैंक एम तो दीप इधर खींचा चलाएगा, पर पूछा ये नहीं है, मजा ही आएगा, आ जाएगा। पूछा क्या है, दीप को कितना रिटर्न मिलेगा, रिटर्न का मतलब क्या, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ।
चलो अभी बताते हैं। बैंक एम पार्ट थर्ड है इसका, अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग देती है तो देखो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जैसा क्वेश्चन हो वैसी लैंग्वेज यूज किया करो। लोन का क्वेश्चन है ना, डिपॉजिट का, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई ईआरटी। ईआरटी मतलब 2.71828 पावर, आर कितना दे रखा था 0.12 और टाइम कितना दे रखा है 1 ईयर ही दे रखा है ना। बताओ कितनी मैच्योरिटी वैल्यू आएगी, करो कैलकुलेट। ये आ रहा है क्या, 28,18,778। ओके जी, परफेक्ट है ये, पर ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। रिटर्न बताना है, रिटर्न टू दीप इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है 28,18,778, तो उसको मिलेंगे, इन्वेस्ट कितने किए थे उसने 25 लाख, तो उसका इन रिटर्न हो गया 3,18,778 रुपए। दिस इज द आंसर, जो पूछे वो बता दो। हाँ जी, 12.75% इफेक्टिव रेट हो गई। अगर यहाँ इफेक्टिव रेट पूछी जाती तो 12.75% हो जाती। क्लियर है यहाँ तक? ओके जी, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और आगे बढ़ते हैं, वन मोर क्वेश्चन। इस तरीके का एक क्वेश्चन और है, वो भी कर लेते हैं साथ में। इलस्ट्रेशन नंबर 2, तृप्ति हैज टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज M एंड N। M और N ये किसी के नाम नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। कैरिंग एन यील्ड ऑफ 15% पर एनम, मतलब 15% का उस पर आपको इनकम मिलेगा। टेनोर ऑफ बोथ दीज इन्वेस्टमेंट इज 3 ईयर, दोनों ही 3 साल के हैं। एम ऑफर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी वेयर एज एन ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली कंपाउंडिंग। ठीक है, एम पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, एन पे मंथली कंपाउंडिंग है। विच ऑफर विल तृप्ति ऑप्ट फॉर, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। बताओ, बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो वैसे आप, एम और एन। एम कोई डाउट ही नहीं है, पर बिना कैलकुलेट किए बताना नहीं है ना। कैलकुलेट करो फटाफट, दोनों में बताओ मुझे, दोनों में कैलकुलेट करके बताना है। एम, एम में फ्यूचर वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आएगी? ओ माय गॉड, देयर इज सम प्रॉब्लम, इसमें कोई अमाउंट नहीं दे रखी ना, तो आप कोई भी अमाउंट अज्यूम कर लो। 1 लाख रुपए अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना, 1 लाख रुपए अज्यूम कर रहा हूं। 1 लाख इंटू ई की पावर 0.15 इंटू 3, निकालो कितना आता है, और सेम निकालो एन के लिए। एन के लिए कैसे निकलेगा, 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 12 की पावर 12 इंटू 3, 3 साल है इस बार क्वेश्चन में। एम का कितना आएगा और एन का कितना आएगा?
156,836 तो m का आएगा क्या? n का कितना आएगा? ये आ रहा है क्या? 1,56,394। नाइन्टी वन 94 दोनों ओके, ठीक है। डायरेक्ट कैलसी पे निकालोगे तो 94 आएगा, और कुछ 12 बार अंडर रूट वाले से निकालोगे तो अलग आएगा, उसमें अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, ठीक है। ओके यहां तक। तो इसका कंक्लूजन क्या दोगे आप? सिंस मैच्योरिटी वैल्यू इन m is higher than n, therefore investment in m should be preferred। ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। अब है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखना। सबने निकाल लिया ना यहां तक? दिस इज योर सेकंड पार्ट इन दिस क्वेश्चन। देखो ये क्या बोल रहा है, इफ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी कम्स एट अ प्राइस ऑफ 180 पर लेक ऑफ डिपॉजिट चार्जेबल एट द एंड ऑफ द पीरियड, व्हाट विल बी द पोजीशन? ओ माय गॉड। देखो क्या बोल रहा है, बैंक एम आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैसिलिटी दे रहा था, है ना, और उसकी मैच्योरिटी ज्यादा आ रही थी, इसलिए आप बैंक एम, यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोल रहे थे आप? कंक्लूजन में एम इज बेटर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कंक्लूजन क्या लिखना होता है आपको पता है। अब वो बोल रहे हैं एम आपको कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दे तो रहा है सेकंड क्वेश्चन में, पर वो आपसे एक प्राइस चार्ज कर रहा है, फीस चार्ज कर रहा है 180 रुपए पर एनम, ध्यान रखना, पर एनम पर लेख। तो चलो ये तो अच्छा हो गया, हमने 1 लाख ही अज्यूम कर रखा है। तो बोल रहे हैं हर लाख पे 180 रुपए पर एनम चार्ज करते हैं वो, और पर एनम मतलब क्वेश्चन में 3 साल है, तो कितनी फीस चार्ज करेंगे टोटल? बोलो बोलो, कितनी फीस चार्ज होगी टोटल? सेकंड पार्ट की बात करते हैं, देखो इसकी सेकंड पार्ट में एम की जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो 1,56,836 तो है ही है, लेकिन इसमें से वो फीस काट लेंगे। कितनी फीस काट लेंगे? 180 रुपए 1 साल की, तो 3 साल की कितनी काटेंगे वो फीस? तो आपकी नेट मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बचेगी? देखो ये आ गया 1,56,296। आ रहा है समझ में? अब कंपेयर करो एन से, और एन वाला कितना देगा? 1,56,394। इसका मतलब अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा? एन इज बेटर। यहाँ पे एन ज्यादा देने लग गया। क्लियर है? और आ जाओ, लास्ट थर्ड पार्ट हो रहा है इसमें क्वेश्चन में। दिस इज द थर्ड पार्ट। एट व्हाट प्राइस विल तृप्ति बी इनडिफरेंट टू कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग एंड मंथली कंपाउंडिंग? एट व्हाट प्राइस मतलब यही 180 रुपए की जगह कितनी प्राइस होगी, दोनों ऑप्शन बराबर हो जाए। तो बताओ दोनों ऑप्शन बराबर का मतलब क्या? एन की वैल्यू तो इतनी रहने वाली है, अगर ये भी इतनी वैल्यू हो जाए तो क्या करें हम? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट बोल रहा है इनडिफरेंस पॉइंट, तो एन की मैच्योरिटी वैल्यू शुड बी इक्वल टू एम की मैच्योरिटी वैल्यू, यही होना चाहिए। इनडिफरेंट का मतलब ये आ रहा है 156,394, 156,394 इज इक्वल टू एम की मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी? 156,836,
माइनस, अब यहाँ पे फीस लिख देते हैं, है ना, फीस पर एनम इंटू 3। बताओ, इससे आंसर कैलकुलेट करके बताओ फीस पर एनम कितनी होनी चाहिए। 98 तो टोटल है ना, पर एनम की बतानी है ना आपको, तो 32.67। आंसर देखना एक बार, ये आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, चेक करो एक बार। दिस इज नॉट द राइट आंसर। कौन सी वैल्यू गड़बड़ ली है? ये वाली वैल्यू चेक करो एक बार, सही है क्या? 156,394 वाली 147 आ रही है। किसने बताया फिर ये? हम्म 147.33 आ रहा है क्या? ये कहाँ से आई फिर वैल्यू? आंसर है 147.33, तो लमसम हम लिख देते हैं 147 रुपीज। अभी भी गड़बड़ है, अभी भी गड़बड़ है। क्यों आ रहा है डिफरेंस? कैसे आया? देखो रुको, पहले तो ये दोनों वैल्यू चेक करो आप, ये वैल्यू सही है क्या आपकी? यहाँ से कंपेयर करते हैं, देखो इनका आ रहा है 3,36,600, 31,36,600 डिवाइडेड बाई 20 lakhs, 156,830। ठीक है, और ये आपका आ रहा है 156,394। ओके, ये तो एकदम ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये कैलकुलेशन देखना आपकी कैसे आया। इसको इक्वेशन को सोल्व करना है, देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। इसके लेफ्ट साइड में 1,56,394 लिखा हुआ है, और ये इधर राइट हैंड में, तो सबसे पहले तो इसको लाके इधर माइनस कर दो, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। और ये करेंगे तो कितना आएगा? 147, 156,394 माइनस 156,836 डिवाइड बाई 3, 147.33 करेक्ट है। ठीक है, चलो ये करेक्ट है। वो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है राउंडिंग ऑफ की वजह से, क्योंकि उन्होंने 20 लाख अज्यूम किया है। ठीक है, 20 लाख अज्यूम करने से वो वैल्यू थोड़ी सी राउंड ऑफ में आ रही है, बड़ी वैल्यू। हरीश, आगे के समझ में कैसे आया? आ गया? चलो, देखो ये दोनों क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है ना, आ भी जाए तो बहुत कम चांस है इनके आने के, और आ भी जाए तो किसी से गलत होने के चांसेस भी बहुत कम है। मेन जो चैप्टर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है आगे। चलो इसको स्टार्ट करते हैं अब हम। ERT, ERT वाला बताना है क्या? तीन महीने वाला एग्जाम्पल दिया था, उसमें ERT बताना है आपको। 3 महीने वाला एग्जाम्पल, एक मिनट। ये ERT कैसे कैलकुलेट किया था? देखो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 100 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू है। उस प्रेजेंट वैल्यू को अगर फ्यूचर में ले जाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इनटू कर दो ERT से। और ERT की वैल्यू कितनी थी? 1.03046। सही है, ठीक है।
और अगर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में लाना हो तो क्या करते हैं, तो डिवाइड करते हैं ईआरटी से। तो 110 को डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे 110 को, 1.03046। ये दो फॉर्मूले मैंने इसीलिए लिखा है ना ऊपर, पर ये दो फॉर्मूले कुछ है ही नहीं, एक ही फॉर्मूला ही एक तरीके से, चाहे उसको फ्यूचर वैल्यू के टर्म्स में लिख दो या प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में लिख दो। ठीक है, चलें क्या अब आगे। नाउ द एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट्स, और पहला कंसेप्ट आज हम करते हैं इसका। अच्छा, डेरिवेटिव को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है मैंने। फर्स्ट चैप्टर कौन सा था, फटाफट से लिख के बताओ। डेरिवेटिव के जो 4 चैप्टर हमने किए हैं उसका पार्ट 1 कौन सा है, फ्यूचर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स पढ़ेंगे पहले। तो फ्यूचर्स में हमें क्या करना है, देखो, एक तो फ्यूचर्स का हमें वैल्यूएशन पढ़ना है कि फ्यूचर्स का वैल्यूएशन कैसे होता है। एक हमें इसमें इसको यूज करना है कि फ्यूचर यूज क्या आता है। ठीक है, अब यूज क्या आएगा, ये 3 यूज ले सकते हैं फ्यूचर्स का। एक स्पेकुलेशन में, एक आर्बिट्रेज करने में, और एक इसका थर्ड यूज लिया जा सकता है हेजिंग करने में। तो कुल मिला के इतना कंसेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। फ्यूचर्स का एक तो वैल्यूएशन देखना है, प्लस उसके यूज क्या क्या कर सकते हैं हम, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली बिल्कुल जो आप इसमें पढ़ोगे वो एज इट इज प्रैक्टिकली किया जा सकता है। ठीक है ना, अभी कुछ स्लाइट वेरिएशन होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज प्रैक्टिकली अलग होती है और हम जो कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। बना लिया आपने, चलो अब इसका वैल्यूएशन करना है सबसे पहले हमें। वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, किसी भी स्टॉक की आज की प्राइस उठा लो, उसकी फ्यूचर प्राइस की वैल्यूएशन आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें दो तरीके से वैल्यूएशन निकाला जाएगा डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। एक विदाउट डिविडेंड, अगर डिविडेंड का कोई भी जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो एक विद डिविडेंड, है ना, डिविडेंड की इंफॉर्मेशन है तो। वैसे दोनों फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, लॉजिकली देखोगे तो एक ही फॉर्मूला बनता है। एक बार हम बिना डिविडेंड के सोचते हैं, है ना, बिना डिविडेंड के अगर सोचोगे तो सिंपल सी बात, जो मैंने आपको कंपाउंडिंग समझाई, अगर बताओ मुझे, अगर कोई शेयर आज 100 रुपए का है, ठीक है, इधर आ जाता हूं एक बार, एक स्टॉक है जो आज 100 रुपए का है, ये शेयर की प्राइस है। इसका एक महीने 1 मंथ की फ्यूचर प्राइस क्या होनी चाहिए बताओ। सिंपल है ना, एक महीने का इसको इंटरेस्ट जोड़ दो, या मैं बोलूं 100 की फ्यूचर वैल्यू निकाल दो। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 100 इंटू ई, आर चाहिए, आर मान लेते हैं, मैं 12 बोल देता हूँ। टी क्या हो जाएगा, 1/12। बता सकते हो 1 मंथ की फ्यूचर प्राइस क्या होगी। बताओ फटाफट। 101.005।
ठीक है बस। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखो फॉर्मूला क्या बन रहा है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू एस जीरो मतलब स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर आर टी। कितना सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो कोई है क्या ऐसा जिसको इस फॉर्मूले में दिक्कत आ रही हो? ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, केवल चीजों के नाम बदल दिए हमने। फ्यूचर वैल्यू की जगह तो हमने लिख दिया थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू की जगह हमने लिख दिया उसकी स्पॉट प्राइस, शेयर की स्पॉट प्राइस क्या चल रही है। और ईआरटी क्यों लिखा है हमने, क्योंकि उसमें जो टाइम का डिफरेंस है उसको ऐड करना है हमें। क्लियर? ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बेसिस पे देखो एक क्वेश्चन पे नजर डालते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 3, नो डिविडेंड्स, तो उन्होंने पहले बोल दिया कोई डिविडेंड नहीं है। नो कैरिंग कॉस्ट, कोई कैरिंग कॉस्ट नहीं है। कंप्यूट थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, फॉरवर्ड लिखे या फ्यूचर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बता रखा है। ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, मतलब 1 महीने की, 3 महीने की और 6 महीने की फ्यूचर प्राइस निकालनी है। कैसे निकालनी है, मतलब इसकी डी की भी निकालनी है 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, इसकी भी निकालनी है 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, इसकी भी निकालनी है 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने। कितने आंसर हो गए, मतलब 9 टाइम्स कैलकुलेशन करनी है आपको। और वो भी देखो, एक बार 9% से निकालनी है, एक बार 12% से निकालनी है, तो टोटल 18 आंसर आएंगे इस क्वेश्चन में। तो एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार भूल जाओ 12% को, भूल जाओ एक बार, एक बार 9% से कैलकुलेट करते हैं हम पूरा। ठीक है जी, एक का मैं करवा रहा हूं, दो का आपको करना है। डी डी लिमिटेड, सॉल्यूशन में मैं डी डी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। डी डी लिमिटेड की स्पॉट प्राइस कितनी दे रखी है, देखो स्पॉट प्राइस का सिंबल क्या होता है, एस जीरो। स्पॉट प्राइस दे रखी है आपको 160 रुपए। रेट क्या दे रखी है, 9%। अब आपको निकालना है इसका 1 मंथ की थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। क्या फॉर्मूला लिखेंगे, एस जीरो इंटू ई की पावर आर टी। लो जी, एच जीरो कितना है 160 इंटू ई, आर कितना है 0.09, टी कितना है 1/12। करो कैलकुलेट। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए काफी अच्छा है, इसमें बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। और इसी में जब मैं 3 मंथ थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालूंगा तो छोटा सा चेंज आएगा, क्या आएगा देखो, 160 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 0.09 इंटू 3/12 हो जाएगा। इसी को जब हम 6 मंथ की थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 0.09 इंटू 6/12। चलो जी, अब मुझे बताओ पहले 1 मंथ की थ्योरेटिकल कितनी आनी चाहिए। वन 161.20, 161.20, ठीक है। 3 मंथ की निकालो। अब ये टेक्निकली किसी को लग रहा होगा, बाकी मैं आपको बोल रहा हूँ आप सिंपल लैंग्वेज में याद करो। केवल और केवल इंटरेस्ट ऐड करना है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग से, और कुछ नहीं करना आपको। 163.64, 6 मंथ की निकालो।
167.37। तो चलो इस क्वेश्चन को तो अब मैं कराऊंगा नहीं आगे, इसमें तो आप आराम से कर सकते हो। 3 आंसर हमने निकाल लिए, टोटल 18 आंसर आएंगे। ऐसे ही ई का निकालोगे, ऐसे ही एफ का निकालोगे, फिर 9% की जगह 12% करके निकालोगे। कर सकते हो ये क्वेश्चन तो। हो जाएगा सबसे। एनीवन जिसको प्रॉब्लम हो तो इसको तो ट्राई कर लेना, और उसके बाद चलो एक ही क्वेश्चन है बिना डिविडेंड का, कोई बात नहीं। ओके, फिर आज यहीं तक करेंगे। रिवाइज कर लेना जितना भी किया था, शीट में अभी भेज देता हूं आपको। चलो टाटा बाय बाय।